हेलो दोस्तों, किसी बात पर पार्ट टू। सर किसी बात पे आप इतना आज खुश हैं? इसी बात पे खुश हैं साहब कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लेक्चर देखकर आए। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, आप लोग बहुत खुश कर देते हो मेरे को। ये जो आप सीक्वेंस में लेक्चर देखना जो आप लोग ने चालू किया है ना, ये बहुत समझदारी वाला काम है। ऐसे डिसीजन सिर्फ समझदार लोग देख मतलब समझदार लोग ही ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि वो अगर पढ़ाई पर आ जाए ना, उन्होंने अगर ठान ली ना साहब पढ़ाई करनी है बहुत। सीक्वेंस में देखते हैं लेक्चर। तो ये जो लेक्चर है आज मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो पार्ट टू है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट टू लेक्चर में मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सबसे डिफिकल्ट एक्टिविटी है। आधा से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा अगर हमको ये वाली एक्टिविटी समझ में आई। हाँ, अब ये होती क्या है पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। क्यों इसको ओपन बनाते हैं पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो वो तो आप देख कर आए। आपने ही तो अभी बोला था सारे लेक्चर्स हम सीक्वेंस में देखते हैं। अरे इसी बात पे तो मैं खुश हुआ था, भूल गए क्या? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम लोग नेट प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट करते हैं। ये मैं रीजन दे चुका था पार्ट वन में। बॉस, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करनी है। अब हमको ना इसको 5 स्टेप में डिवाइड करना है। पहली स्टेप में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या आएगा बॉस? नेट प्रॉफिट, ये वाले आइटम की मैं बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब कुछ इसमें आइटम ऐड करने पड़ेंगे, कुछ लेस करने पड़ेंगे। बात समझना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। भाई इस साल हम जो मेंबर्स लोग, डायरेक्टर्स लोग मीटिंग में डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, वो फॉर नेक्स्ट ईयर बात कर रहे हैं। ऐसा कहा था क्या मैंने? अरे पिछले लेक्चर में मैंने सब बताया था कि 31/3/24 अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है फॉर 23-24 23-24, तो इसकी एजीएम कब होनी है? 30 सितंबर 24 को। तो इस वाले साल की डिविडेंड हम लोग यहां जाके डिक्लेयर कर रहे हैं, यहां जाके हम फाइनल कर रहे हैं। पर जब अपन पे कर रहे हैं तो ये जो पे कर रहे हैं ये आ तो साहब 24-25 ईयर्स आ गया ना। 30/9/24 ये तारीख कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगी? हाँ हाँ सही कह रहे हो आप लोग, 24-25 पिछले टर्म भी सिखा रखा था मैंने। इसलिए इसको यहां क्या नाम दिया गया है? प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा पिछले साल वाली इस साल पेमेंट हो रही है, पिछले साल वाली इस फाइनेंशियल ईयर में पे हो रही है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो पिछले साल 23-24 की जो प्रपोज डिविडेंड होगी वो इस साल हम ऐड करेंगे। इस साल हम ऐड करेंगे कौन सी वाली प्रपोज डिविडेंड? पिछले साल वाली, 23-24 वाली इस साल पे हो रही है। इस साल कैश में पैसा बह रहा है, पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड इस साल पे हो रहे हैं, तो इस साल हम लोग उसको ऐड करेंगे। अरे सर ऐड क्यों करेंगे सर? पैसा तो जा रहा है, अभी अभी आपने बोला ऐड क्यों करेंगे? अरे भाई बात समझो, बात समझो। प्रपोज डिविडेंड देते किसको हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं डिविडेंड देते किसको हैं? इक्विटी शेयर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को। इसके अलावा तो और कोई शेयर्स होते नहीं है, तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो इन दोनों में से तो किसी को डिविडेंड मिल रहा होगा। तो इन दोनों को क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों से हमने पैसा लिया है, हमने कंपनी में कैपिटल लगाने के लिए इन लोगों से तो पैसा उठाया है। तो इन लोगों से हमने पैसा लिया, अब हम लोग इनको डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये डिविडेंड पैसा जिनसे लिया है उनको दे रहे हैं ना, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को दे रहे हैं। तो कायदे से फाइनेंस एक्टिविटी का आइटम है ये। 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, प्रपोज डिविडेंड, कौन सी एक्टिविटी का आइटम है? फाइनेंस एक्टिविटी। तो वहां जाके माइनस करेंगे ना भाई, जिसका जहां घर है उसको वहीं सेटल करना है। तो डिविडेंड हम किसको देते हैं? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। कहां माइनस होगा? फाइनेंस एक्टिविटी में। क्यों फाइनेंस? भाई जिससे रिलेटेड खर्चा है उसको उसी घर में हम डालेंगे ना।
इक्विटी वालों से हमने पैसा उठाया था, फाइनेंस एक्टिविटी का आइटम है, तो जो उनको रिटर्न करेंगे तो वो माइनस भी वहां होगा। तो हम यहां क्यों ऐड कर रहे हैं? अरे नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही माइनस कर चुके थे। सर क्या बातें कर रहे हो आप? अरे मैंने पिछले टर्न पे बताया था आपको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं, यहाँ हम क्रेडिट में सारी इनकम्स लिखते हैं। तो यहाँ हमने खर्चों में लिख रखा होगा ना प्रपोज डिविडेंड, तब जाके ही तो हमारा ये नेट प्रॉफिट आया होगा। तो ये नेट प्रॉफिट लाने के लिए प्रपोज डिविडेंड तो माइनस हो गया होगा ना। तो नेट प्रॉफिट को पहले अपन सही कर लेते हैं। तो इसलिए नेट प्रॉफिट में हमने प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, ये सारी चीजों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो इस हेड के नहीं है, ऑपरेटिंग के नहीं है, फाइनेंस के, और कुछ आइटम तो ऐसे हैं जिनमें कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं था। अब मेरे को बताओ ट्रांसफर टू रिजर्व में कौन सा कैश आउटफ्लो हुआ है? भाई हमने लेफ्ट जेब से पैसा निकाल के राइट जेब में रख लिया, ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठा के जनरल रिजर्व के नाम से रख लिया, तो क्या ये कोई खर्चा है? क्या कैश में क्या कैश बाहर हो गई है? कैश आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं ना। पर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया वो माइनस कर दिया। मानते कि नहीं मानते? वो पैसा हमने माइनस कर दिया। इसलिए वापस से नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए नॉन कैश आइटमों को ऐड कर दो, अदर एक्टिविटीज के आइटमों को ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? सर ये क्या है सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। भाई टैक्सेशन भी तो प्रॉफिट पे ही आता है। जब तक प्रॉफिट निकलेगा नहीं सही, तब तक टैक्स हम निकाल नहीं पाएंगे। और भाई कंपनीज एक्ट के रूल्स अलग हैं, इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स अलग हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर टैक्स तो हमें टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पे करना है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ मान लो मेरी बात, डेप्रिसिएशन की रेट ही चेंज है, कंपनीज एक्ट में कुछ और है, इनकम टैक्स में कुछ और है। तो हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें हमने कंपनीज एक्ट के टैक्स लगा रखे हैं, पर जब अपन टैक्स भरेंगे तो अपन को प्रॉफिट को वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के हिसाब से, उनके हिसाब से खर्चे डालने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, टैक्स चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले से ही प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से एक एंट्री डाल देते हैं। अभी टैक्स पे नहीं किया है, एंट्री डाल रहे हैं सिर्फ, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन होगा तो हमने जो प्रोविजन बनाया है या तो उससे टैक्स ज्यादा होगा या उससे कम होगा या बराबर होगा। जो भी होगा आगे जब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब की तब देख लेंगे। तो अभी तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा ना। तो ये चीजें नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो गया था ना, इसलिए दोबारा ऐड करेंगे। सर क्रक्स की बात बताओ। भाई क्रक्स की बात तो ये है, आपको ये आइटमों को करना है ऐड। अब सर हम रट्टा मार लें क्या? नहीं, मैंने आपको समझाने का लॉजिक दे दिया कि ये नेट प्रॉफिट से माइनस हो रखे थे, गलत तरीके से हो रखे थे, क्योंकि इनमें तो कैश गया ही नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ प्रोविजन बना के रखा है, वापस से ऐड कर लो। प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, यहां ऐड कर दो, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना, यही है ना। फिर दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ रहे हैं। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे? जैसे मान लो हमारा अर्थक्वेक आने के कारण खर्चा हो गया, पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई चल रही है इसलिए हमारी कंपनी पे कुछ खर्चा हो गया। तो ये खर्चा ऐसा है जो ऑर्डिनरी खर्चा नहीं है, हर साल नहीं होता है, हर साल अर्थक्वेक नहीं आती, हर साल लड़ाइयां नहीं होती हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में कुछ खर्चा डाल दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के नाम से, जो कि नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो गया था, माइनस ही किया होगा ना खर्चे को। तो वापस से इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, वापस से ऐड कर दो। सिमिलर वे में यहां पर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ इनकम ले ली थी, जैसे हमें इस साल इनकम टैक्स रिफंड हो गया है। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है आपकी, मालूम है मेरे को, भाई सुनाई तो दे रहा है, कंटेंट पे भी तो अपन फोकस कर सकते हैं। देखो यहां हमने क्रेडिट लिख दिया होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रिफंड। फॉर एग्जाम्पल साहब हमारी कोई लॉटरी निकल गई, तो ये हमने ऐसी चीज इनकम को क्रेडिट कर दी है या ऐसे खर्चे को डेबिट कर दिया है जो ऑर्डिनरी नहीं है, कभी कभी होता है, हमारे बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, हो गया तो हो गया। तो इसमें नेट प्रॉफिट में तो एडजस्टमेंट हो गया ना। तो पहले तो आप नेट प्रॉफिट को सही कर दो,
इन खर्चों को वापस से ऐड कर दो, इन इनकम को वापस से माइनस कर दो। ये लिखा है ना लेस, ये देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस हो गए थे उनको दोबारा से यहां पर क्या कर दो, जो माइनस हो गए थे उनको ऐड, और जो नेट प्रॉफिट में ऐड हो गए थे उनको माइनस। लॉजिक क्या है सर, इसमें तो पैसा जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश की आवक जावक दिखाता है, तो इसको क्यों हम सही कर रहे हैं, ये तो अच्छा है ना, उल्टा माइनस। जगह सही नहीं है ये धंधे के बाद अपन करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब फाइनल आंसर आएगा ना उसके बाद अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फाइनल आंसर आने के जस्ट पहले अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अभी धंधे से रिलेटेड नहीं है। तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए अपन इसको ऊपर ही एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे करेंगे या ऊपर माइनस प्लस करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर तो तुम्हारा आ जाएगा, तरीका भी तो सही होना चाहिए ना, तरीका भी तो सही होना चाहिए ना। तो इन सब चीजों को ऐड लेस करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो भाई अब आप ये याद कर लो, अब आपको समझ में आ चुका है किन 4-5 आइटम को ऐड करना है और किन 4-5 आइटमों को माइनस करना है। आराम से याद कर लो, 2-3 सम करोगे वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप क्या है, अब हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। हाँ, ऊपर जनरल रिजर्व भी ले रखा है हमने, फाइनेंसिंग से रिलेटिव वो बोल सकते हैं अपन, इसलिए भी हो सकता है। तो यहां हम लोग वापस और ऐसे मिले जुले आइटमों का एडजस्टमेंट करेंगे जो कि नॉन कैश है, नेट प्रॉफिट से माइनस हो रखा था पर कैश तो हमारा गया ही नहीं, नेट प्रॉफिट से माइनस हो रखा था पर कैश हमारा नहीं गया। जैसे कि डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भाई मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, तो क्या जेब से पैसा जा रहा है, क्या जेब से पैसा जा रहा है क्या? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो इन खर्चों को माइनस कर दिया था ना, दोबारा ऐड कर दो, ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, हमने डिबेंचर से पैसा लिया, हमने बैंक से लोन ले लिया, हमने डायरेक्टर से लोन ले लिया, अब उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पे करना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ओके, बट वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, क्योंकि लोन लेना फाइनेंस का आइटम है, तो उससे रिलेटेड उसके खर्चे उसके घर में ही जाएंगे ना। उसका घर खर्चा खर्चा कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। घर कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां पर जाएगा वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऑपरेटिंग का काम नहीं है ये, हम लोग हर रोज लोन नहीं लेते, कभी कभार लिया होगा, तो हमारा ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। इसलिए लोन लेना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब हर साल नहीं लेते, हर महीने नहीं लेते, हर बार नहीं लेते। जैसे डेटर क्रेडिटर से ट्रांजैक्शन, परचेज सेल गुड्स बनाना, ये हमारा डेली का आइटम है, हमारे धंधे से जुड़ा हुआ, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आए। और जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं उनको यहां से खत्म कर दो, पहले यहां से खत्म कर दो, यहां पर पहले ऐड कर दो, फिर उनके घर में जाके उनको माइनस करो, ठीक है। तो ऐसे ये सारे आइटम है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, भाई हमने डिबेंचर वालों को वापस पैसा दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को वापस पैसा दिया। देखो तुम मान लो थोड़ी देर के लिए प्रेफरेंस शेयर हो, मैंने तुमसे पैसा उठाया, मैं यहाँ पे कंपनी हूं, तो मैंने तुमको प्रेफरेंस शेयर्स दिए होंगे, तुमसे पैसा लिया होगा, इसको क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ 20 साल होती है, 20 साल के बाद मैं तुमसे वापस प्रेफरेंस शेयर्स ले लूंगा और तुमको क्या दे दूंगा, पैसे, इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के वक्त हो सकता है मैं तुमको ज्यादा पैसे दूं, मतलब तुमसे 100 रुपए लिए, 20 साल तक धंधे में लगाया और तुमको वापस 110 रुपए कर रहा हूं, तो 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूं ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। तो इनको यहां तो ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। वाओ, लेस, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस। ये सब चीजें लेस क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, सोचो जरा क्यों हो रही हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में मतलब इनकम आ रही है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट में तो उल्टा सही ऐड थी है, माना सही ऐड थी, पर यहां ऑपरेटिंग की नहीं है, ये सब इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दूसरा घर है, वहां जाके ऐड होंगी, यहां से माइनस करो वहां ऐड करो, फर्क नहीं पड़ना है। पर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही निकलेगा तभी तो, जब हर खर्चा हर इनकम स्पेसिफिक घर में ही एंटर हो। हर कोई अपने घर में ही अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो
पहले स्टेप से हमारा आंसर क्या निकला था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दूसरे स्टेप से हमारा आइटम क्या निकला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया साहब वर्किंग कैपिटल। धंधा करने के लिए जो आपने पैसा लगाया है ना, मेन जो आपके बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए जो आपने पैसा लगाया है ना, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल से पहले तक का पूरा प्रॉफिट आ गया, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, पहले क्या आया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हमने एडलेस किया, एडलेस किया, एडलेस किया, फिर हम कहां आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छे से इन आइटमों को देख लो। सर हम याद कर ले, अरे कर लो यार, तुमने अब तो समझ लिया ना, 2-3 सम कर लोगे तुम्हें वैसे ही याद हो जाना है ये। मैं तो कह रहा हूं अभी पॉज बटन दबाओ, याद कर, तुरंत याद कर लो। जैसे तुमने अभी ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वाला आइटम याद किया ना, ये भी रट लो, कोई टेंशन नहीं, समझ के रटने में भला होता है। फिर क्या करेंगे आप, तीसरा स्टेप आ गया हमारा, उसमें हम क्या करेंगे भाई, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब सर करंट एसेट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल, डेटर हमारे करंट एसेट्स हैं, स्टॉक हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड हमारा करंट एसेट्स है, बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है, एक्रूड इनकम वगैरह हमारा करंट एसेट्स है। सर ये तो हमें समझ में आ गया करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, हमने लिख भी लिए। मान लो 2024 और 2025 की ये फिगर लिखी हुई है, डेटर्स 50,000, 30,000, स्टॉक 40,000 और 55,000। ठीक है, करंट एसेट्स मतलब जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऑपरेटिंग बिजनेस साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, मानते। अब डेटर मतलब जिनसे मेरे को पैसा लेना है, डेटर बोले तो जिनको मैंने उधार में गुड्स बेचा था, अब मेरे को पैसा लेना है। तो पहले कितना लेना था, पिछले साल कितना लेना था, 50,000, इस साल तक ये कितने हो गए, 30,000, मतलब रिड्यूस हो गए ना, डिक्रीज हो गए ना। पहले मेरे को तुमसे 50,000 लेने थे पिछले साल तक, इस साल अभी भी 30,000 बचे हैं लेने को, मतलब तुमने 20,000 मेरे को दे दिए होंगे। पहले 50,000 लेने थे, अब 30,000 लेने, मतलब तुमने 20,000 मेरे को पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास तो कैश इनफ्लो हो गया ना। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को बोलो बोलो ऐड करते हैं, ये बात। स्टॉक पहले 40,000 था, 55,000 हो गया, बताओ, मतलब हमने स्टॉक खरीदा, पहले 40,000 का खरीदा था, अभी 55,000 का खरीदा, मतलब हमको 15,000 रुपए ये इंक्रीज हो गए। मतलब अब आपको स्टॉक तो बढ़ गया है, पर 15,000 आपने पेमेंट दिया ही नहीं है एक तरीके से। क्या मानेंगे आप, ऐसा स्टॉक बढ़ गया तो पेमेंट नहीं दिया, अरे क्या सोच रहे हो। वैसे ही अकल लगाओ, देखो डेटर जब 50,000 के थे, अब 30,000 रुपए के हो गए, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड करना है। तो जब स्टॉक भी तो करंट एसेट है ना, स्टॉक बढ़ गए, पहले हमारे पास 40,000 थे, अब 55,000 हो गए, मतलब तुमने 15,000 का स्टॉक और खरीद लिया है। हाँ 15,000 रुपए बढ़ गए ना, स्टॉक और खरीद लिया होगा ना, तो कैश आउटफ्लो हो गया होगा ना। तो ये लिखा तो है इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड। कितनी सिंपल बात है, 2 बार मन में दोहराओ याद हो जाएगा यार, मैंने समझा तो दिया ना। यही जब डेटर डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, और डेटर इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। कुल मिला के क्या है, करंट एसेट डिक्रीज तो ऐड, करंट एसेट इंक्रीज तो माइनस। क्रक्स की बात याद रख लो, लॉजिक तो मैं समझ में ही आ गया है। अब बात समझो, करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं। करंट लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और अपना बिल्स पेबल, दीज ऑल आर योर करंट लायबिलिटीज, राइट। करंट लायबिलिटीज वो जिनको आप एक महीने के अंदर, सॉरी एक साल के अंदर पेमेंट कर दो, 12 महीने के अंदर जिनको कैश में आप पेमेंट कर दोगे। तो क्रेडिटर पहले मेरे थे 50,000, अब मेरे हो गए 30,000। सिमिलर वे में बिल्स पेबल पहले थे मेरे 40,000,
अब मेरे हो गए 55,000। अब आप बात समझना। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिनको अपन को पे करना है। भाई हम उधार में गुड्स लेके आए, तेरे को पे करेंगे। पिछले साल कितने पे करने थे? 50,000। इस साल अभी कितने पे करने? 30,000। मतलब डिक्रीज हो रहे हैं ना, मतलब तुमने पेमेंट दे दिया होगा ना 20 साल का, डिक्रीज हो रहे ना करंट लायबिलिटी, डिक्रीज हो रहे ना करंट लायबिलिटी। कैश जा रहा है ना, माइनस करेंगे ना, कैश जाएगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस। वाह वाह वाह। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ही मतलब होता है कि हमको पैसा देना है। पहले कितने देने थे? 40,000। अभी कितने देने? 55,000। मतलब हमने और गुड्स लिया है बिना पैसे दिए। पैसे का ना जाना भी तो आना होता है। वही तो बात हुई, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। एक तरीके से पिछले साल तक हमने 40,000 की उधारी करी थी, अब हमने 55,000 की उधारी करी है, 15,000 रुपए का माल और ले आए बिना पेमेंट दिए, तो पैसा बच गया ना। पैसा बचना भी तो पैसा आना ही होता है। मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करना है। तो क्या कंसेप्ट बना? अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। वाओ। इसका मतलब डिक्रीज करंट एसेट्स हो रहा है तो प्लस, और अपना इंक्रीज करंट एसेट हो रहा है तो माइनस। सर हम ये चार चीजें रट लें? अरे समझ के रटोगे तो फायदा होता है। हर बार कोई भी चीज को पहले समझो, नोट नहीं करो, ऐसे समझो पहले। अब हम लोगों का ये सब करने के बाद पता है क्या आ जाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस तक का कैश आ गया। अब इसमें वो नालायकपंती वाली चीजों को ऐड लेस करो, जैसे कि टैक्स पेड माइनस कर दो। अगर टैक्स रिफंड हुआ है, टैक्स वापस आ गया है, पिछले साल हमने टैक्स ज्यादा भर दिया था, इस साल हमने टैक्स ज्यादा भर दिया, वापस आ रहा है, तो उसको ऐड कर दो। मतलब टैक्स रिफंड को ऐड, टैक्स पेड को माइनस, नेट ले लिया है मैंने, यहाँ पे नेट ले लिया है। और आप समझ जाओ, रिफंड आ रहा है तो प्लस करोगे, यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन वाला ही करेंगे काम। और फिर वही माइनस प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, याद है ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हमने सिर्फ रेक्टिफाई किया था, सही किया था नेट प्रॉफिट को लाने के लिए, पर एक्चुअल पोजीशन उनकी यहां है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन तक का पूरा कैश आ गया। इसके नीचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हम एडलेस कर रहे हैं। अगर अर्थक्वेक का खर्चा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट था, माइनस कर दो, माइनस कर दो जल्दी से। लॉटरी लग गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या किया था उनको, माइनस, और यहां पे क्या कर देंगे लॉटरी इनकम को प्लस। वाह सर वाह। और फिर जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, उसको बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम। अगर प्लस में आंसर आएगा तो फ्रॉम, यूज्ड में आंसर आएगा तो मतलब माइनस में आंसर आएगा तो यूज्ड। मान लो इन सब कुछ करने के बाद माइनस आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या लिखोगे? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना ही ऑपरेटिंग। अब क्वेश्चन लगाएंगे अपन बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एक दो क्वेश्चन में सब चीजें आ जाएं, ताबड़तोड़ क्वेश्चन बनाएंगे हम, धमाका। दिवाली आने वाली है वैसे भी, तो भाई पहले आपको याद करना। मैं तो कह रहा हूं आपने सारी चीजें समझ ली हैं, और अच्छे से पहला स्टेप याद करो पॉज करके, और अच्छे से याद, बहुत अच्छे से याद। फिर ये सेकंड स्टेप याद करो पॉज करके, बहुत अच्छे से याद। पॉज करो, याद करो, पॉज करो, याद करो, इतनी सिंपल बात है। फिर ये तीसरा चौथा पांचवा स्टेप भी, पॉज करो, याद करो। वाओ, याद करो जल्दी से, क्वेश्चन करते करते हैं अपन। हाँ कर लिया ना याद? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, आराम से ये क्वेश्चन देखो भाई। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट? अब आपको इसको करना कैसे? सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखोगे ऐसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों से रुका नहीं जाता है ना? तो देखो नेट प्रॉफिट पहले अपन को सबसे पहले लेना है। अब नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई? पहले था 4,60,000, अब हो गया है 8 लाख।
कितने रुपए से इंक्रीज हो गया है। हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना। 8 lakhs माइनस कितना क्वेश्चन में था, 4,60,000। तो नेट प्रॉफिट, एक मिनट रुको, ये मैं पहले पूरा लाइन वगैरह ड्रॉ कर देता हूं। इधर आपको फाइनल आंसर लिखना है, ये यहां तक ले जाते हैं अपन, ठीक है। तो भाई 8 लाख माइनस 4,60,000 होता है 3,40,000, ठीक है। अब याद करो वो आपने क्या याद किया था पहले स्टेप में, प्रपोज डिविडेंड ऐड करो, इंटरिम डिविडेंड ऐड करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ सही पकड़े अपन। तो क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, हाँ। अब एकदम से मत इस पे हमला कर देना सब, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या करेंगे भाई, देखो अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो पिछले साल वाला ये वाला आपने इस साल पे किया होगा, इसको बोलते हैं टैक्स पेड, पिछले साल वाला। और इसको बोलते हैं टैक्स का प्रोविजन क्रिएटेड, मतलब करंट ईयर वाला टैक्स होता है क्रिएटेड और पिछले साल वाला टैक्स होता है पेड। पिछले साल वाले को आप माइनस करते हैं, पेड है, पैसा गया होगा, इसको आपने क्रिएट किया होगा, पहले नेट प्रॉफिट से माइनस कर रखा होगा, इसलिए इसको अब ऐड करेंगे। तो इसको ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, इस वाले को नीचे, हाँ नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। पर जैसे ही हमने देखा कि इसका तो तीसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है ना, तो जब भी 3 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, आपको तुरंत बनाना है भैया वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर। हाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी वाला आइटम है, लायबिलिटी वाले आइटम को हमेशा अपन लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन। पिछले साल की फिगर कितनी थी 20,000, इस साल की फिगर कितनी है 14,000। लिख लो, कौन रोक रहा है आपको। ये 20,000, ये 14,000, और टैक्स पेड कितना दिया हुआ इंफॉर्मेशन, टैक्स पेड है 19,000। तो ये हम लोग यहां लिखते हैं, एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 19,000। अब अपन टोटल कर लेते हैं, 14 प्लस 19 कितना होता है साहब, ये तो 33,000 है। तो यहां पे तो बैलेंस निकलेगा, ये बैलेंस है इस साल का टैक्स क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्रिएटेड। तो ये कितना आ जाएगा बॉस 13,000। अच्छे से देख लो, तुम लोग पहली बार बना रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट, कोई जल्दबाजी नहीं है, लायबिलिटी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। उसके बाद जब भी टैक्स पेड दिया होगा तो टू बैंक लिखना, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा कि कितना टैक्स इस बार क्रिएट किया है। अगर टैक्स क्रिएटेड दिया होता तो टू बैंक बैलेंस आता, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आता। तो भाई इसको अपन माइनस करेंगे, कैश जा रहा है ना, माइनस करेंगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इसको अपन ऐड करेंगे ऊपर नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएटेड वर्किंग नोट, देख लो हमने वहां बनाया है कितना, अरे 13,000। और कोई आइटम तो है नहीं, तो इसको अपन ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3,53,000। और नहीं, एक आइटम और था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी तो था। ऐसा तो क्वेश्चन देख लो, अच्छे से देख लो, जी भर के देख लो, मन जब तक नहीं भरे ना तब तक देखते रहो। देखो ये सब तो आइटम दिए ही दिए हैं। एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन का, एडजस्टमेंट दिया है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये दिख रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ गुड्स। तो क्या हर साल हमारे को आग लगती होगी क्या, नहीं। तो ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आ रहा होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहां क्या करूं मैं, इसको यहां तो माइनस करना पड़ेगा ना, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सा था, इंश्योरेंस क्लेम
यानी कितने रुपए था, कितने रुपए था भैया, 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए हमें माइनस कर, अब जाके हम आंसर निकालेंगे। तो अब जाके आंसर बहुत ही गजब का फिगर आ रहा है भाई साहब। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ जी, आ गया जी। अब हम एड लेस करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम, दूसरे घर के लोग यहां आ गए थे, जैसे कि एड डेप्रिसिएशन। कितना था गुरु, 49,000। राइटिंग भी तो मेरी बढ़िया है बहुत। लेस करेंगे ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने एसेट बेचा भाई, तुमने एसेट बेचा, मान लो ये मैंने सेलफोन बेचा है अपना, 50,000 का सेलफोन मैंने अपना बेचा है 35,000 में। तो एक तो मेरे को पैसे मिले हैं 35,000, वो मेरा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा ना, इन्वेस्टिंग में पैसा आया है ना। पर 15,000 लॉस, ये कोई जेब से पैसे गए क्या, नहीं ना। पर हमने नेट प्रॉफिट में तो माइनस कर रखा था ना, तो उसको क्या करेंगे, ऐड, अगर लॉस है तो। पर यहां पर क्या हो रहा है, गेन, नेट प्रॉफिट में हमने ऐड कर रखा है। ये कोई आइटम है क्या, इसमें क्या कैश आ रहा है क्या, ये तो हम वो डिफरेंस अमाउंट को बुक कर रहे हैं। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को यहां क्या कर देंगे, माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर राइटिंग बेकार है मालूम है, क्या करें, लाइव बैच में पढ़ाते पढ़ाते राइटिंग अच्छी नहीं आती है, जल्दी से करो। हाँ ठीक है, 3,74,000, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, सोचो सोचो, इसको बोलते थे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ हाँ, यही बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, ऐड करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका रीजन मैंने समझाया था। तो स्टॉक करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल इज योर डेटर, करंट एसेट्स है, प्रीपेड करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। वाह 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 वाह। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है पहले से, इन्वेंट्री 62 से 69 हो रहा है, मतलब कि ऐड, इन्वेंट्री 3,000 का हो गया है बॉस ऐड, निपटा दिया इसको। ट्रेड रिसीवेबल 61 से 94 हो रहा है, 61 से 94 हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। अगर इंक्रीज होता है करंट एसेट्स तो माइनस, 61 से 94 मतलब कितना, इसको डेटर लिखो या फिर ट्रेड रिसीवेबल लिखो, सेम बात है, कोई टेंशन नहीं। अब लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से 14,000, 11,000 रुपए से, ये भी साहब बढ़ रहा है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पे हम लोग लिख लेते हैं प्रीपेड 11,000, ट्रेड पेबल भी लिख ही लेते हैं। ट्रेड पेबल क्या हो रहा है साहब, 78 से 82, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है ऐड, ट्रेड पेबल। तो 7,000 रुपए तो गुरु ऐड हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं दोनों के दोनों, जो कि हो गए 44,000। अब आइटम कितना निकला, 3। अच्छा सर आप कैलकुलेटर यूज कर लेते हो, हाँ यार कर लेते हैं। ये आ गया 3,37,000, तुम लोग भी करते चलो। ये आ गया, इसको अपन क्या बोलते थे गुरु, कैश जनरेशन, या जनरेटेड लिखो वैसे तो, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एक तो इसमें ख्याल बहुत रखना पड़ता है, नहीं अगला क्वेश्चन का क्या आंसर पहले ही मैं कर दूंगा, सिर्फ उसमें बता दूंगा कैसे क्या चीजें आ रही हैं। लाइव ऐसे करने में टाइम जाता है, आप लोग तो साथ में कर नहीं रहे, ऊपर से बोर और हो रहे होगे,
अब इसमें हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। हाँ, इनकम टैक्स पेड का मैंने अकाउंट बनाया था, ये वाला टैक्स हम लोग माइनस करेंगे 19,000। ये हो गया हमारा 19,000 माइनस, और आंसर आ गया है 3,18,000। क्या यही आइटम है? नहीं, अरे इसमें अभी एक आइटम एक्स्ट्रॉर्डनरी वाला था ना ऊपर जो अपन ने किया था, यहां माइनस होगा क्योंकि ये इनकम थी, इंश्योरेंस क्लेम। यहां तो माइनस है, नेट प्रॉफिट करेक्ट करना था, नीचे ऐड होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सा था हमारा? इंश्योरेंस क्लेम, 20,000 रुपए, 3,38,000 हमारा पॉजिटिव में आंसर आया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर खत्म, पैसा हजम। भाई साहब ये सब करना पड़ेगा अब हमें, ऐसे दिन आ गए अब हमारे। हाँ, आराम से फिर से क्वेश्चन देखो। अब देखो तुमने पूरा आंसर देख लिया, अब क्वेश्चन पे पॉज कर दो। ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, पॉज कर दो, फिर से करो, फिर करो और फिर आंसर देखना। पॉज कर दो, अभी पॉज करो, या नहीं अभी तक? जल्दी करो, पॉज करने के बाद खुद करो। भाई समझो, सीखना है तुम्हें। पहले क्वेश्चन में पूरी दम लगा दो, कौन सी चीज ऐड लेस हो रही है, क्या हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से हो सकता है मैं खुद ही प्रेजेंटेशन से नहीं करूं, एडलेस करके तुम्हें सिर्फ आइटम समझाऊं। ठीक है ना, ये सब कर लिया ये सब। इसके बाद आंसर अब मैच हिसाब हमने सही किया है कि नहीं किया, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का बनाता। ठीक है, हो सकता है मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दूं, सीधे सीधे आंसर करूं, आपको सिर्फ एडलेस मेरे को अब सिखाना है फटाफट से। और अच्छे से देख लो ये आंसर, क्या एडलेस हो रहा है, मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। सर आपने बहुत कलरफुल यूज किया, कोई बात आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, जल्दी से आइटम देखो। आ गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। आराम से क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से। ये दिया है तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे तुम्हें स्टार्ट करना है। फिर ये दिया है जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, 10,000 से 15,000 हो रहा है, मतलब तुमने रिजर्व क्रिएट किया है। तो जब जनरल रिजर्व बढ़ता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया होगा बॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया होगा, ऐड कर देना। मानते? सर अगर डिक्रीज होता तो 15,000 से 10,000 हुआ होता तो हो सकता है जनरल रिजर्व से आपने यूज करके शेयर्स खरीद लियो। भाई कंपनी कभी कभी इशू करने के साथ साथ बायबैक भी करती है। बायबैक मतलब अपने शेयर्स ही खरीदना, तो उसके लिए, या फिर बोनस शेयर इशू करती है, ऐसे केसेस में जनरल रिजर्व यूज कर सकती है, बायबैक करते वक्त, बोनस शेयर इशू करते वक्त। तो जब ये डिक्रीज हो रहा हो, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पर अगर इंक्रीज हो रहा हो, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा हो, नेट प्रॉफिट में क्या कर दोगे तुम लोग? प्लस। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया है और मशीन अकाउंट का भी कुछ एडजस्टमेंट दिया है। जब भी 3 एडजस्टमेंट हो जाए लेक्चर बना लो, 3 एडजस्टमेंट लेक्चर बना लो, प्रोविजन का भी मशीन का भी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा करंट लायबिलिटी होता है 5,000 से 3,000 हो रहा है, मतलब पहले से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब पेमेंट किया होगा, माइनस होगा, माइनस। गुडविल, गुडविल भाई 20,000 से 10,000 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब एमोर्टाइज। जस्ट लाइक टेंजिबल एसेट पे डेप्रीसिएशन लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन लगता है। एमोर्टाइजेशन पेटेंट पे, गुडविल पे। तो अगर डिक्रीज हो रहा है ट्रीट करना डेप्रीसिएशन की तरह, और अगर इंक्रीज हो रहा होता तो इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। आपने परचेज गुडविल करी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होती है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, डिक्रीज हो रहा है तो एमोर्टाइजेशन। कितनी सिंपल बात है बताओ। सन्ड्री डेटर करंट एसेट्स है भैया, डिक्रीज हो रहा है मतलब तुमने पेमेंट आ गया होगा, तुमको पेमेंट आ गया होगा, इनफ्लो हो रहा है। क्वेश्चन देख लिया, पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं, चलो खुद ट्राई करो पॉज करके। ये है ना थ्योरी लेक्चर नहीं है, फटाफट फटाफट देखते चलो भाई, तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हूं, कोशिश कर लो, पेपर नजदीक है। हाँ,
पहले कोशिश कर लो, फिर अपना आंसर जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर चेक करना। सर लेजर बनाने पड़ेंगे, हाँ बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। मशीन एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी का आइटम होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये तो गोटा मार लो। तो मशीन कितने की थी? 20,000 रुपए की, है ना। हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 16,000। कॉस्टिंग कितनी थी? 20,000 ना, तो 20,000 लिख दो। ठीक है भैया, हाँ जी। हमने कितने की बेची है? हमने कितने की बेची है? 18,000, 18,000 की। अब बात आ जाती है सर डेप्रीसिएशन कितना लगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आराम से आराम से, सब हो रहा है। पहले प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग 30,000 और क्लोजिंग 35,000 तो लिख लो। ये ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 20,000 की एसेट है पर आज बुक वैल्यू 14,000 है, मतलब 20,000 की कॉस्ट है, कॉस्ट है। बुक वैल्यू आज 14,000 है, मतलब रिड्यूस हो के 14,000 है ये। तो आज तक इस पे डेप्रिसिएशन लगा कितना है? 6,000। भाई साहब 6,000। तो ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन अपन यहां से उठा के यहां ले जाते हैं। याद करो एंट्रियां, प्रोविजन फॉर डेप बनाते हैं ना, तो एंट्री पता है क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब नया कोई डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और फिर जब मशीन बेचते हैं तो प्रोविजन से बेचने वाली मशीन पे बेचने वाले दिन तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारा उठा के मशीन अकाउंट में पटक देते हैं, बेचने वाले दिन तक। तो उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 6,000। एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये आ गया, ये 6,000 ये यहां से यहां पहुंचा है। ठीक, अब इसका बैलेंस कितना है? 41,000 में से 30,000 चले गए तो इस साल का डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आ गया है भैया 11,000, जो ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। मानते हैं? मानते हैं बॉस? अब ये 18 और 6 हो गए 24,000, मतलब इस पे हमें 4,000 रुपए का फायदा हुआ है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई। ये 4,000 रुपए ऊपर नेट प्रॉफिट में माइनस होगा, माइनस। भाई साहब, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले तुमने बता दिया था ऐड करेंगे। 10,000 से 15,000 हो रहा है तो 5। अच्छा, नेट प्रॉफिट तो मैंने लिखा ही नहीं है। वाह 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 सर, आप भी क्या करते? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अरे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऐसे ही करेंगे ना? हाँ करेंगे। 5,000 है। डेप्रीसिएशन अभी कितना लगा था भैया? ये करंट ईयर वाला डेप्रीसिएशन 11,000। गुडविल कितना एमोर्टाइज हो रहा था? गुडविल हो रहा था हमारा 10,000। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो रहा था हमारा? 4,000। सर आपने पहले ही से सब लिख के रख दिया है। हाँ, अरे टाइम बचेगा इसलिए। ये मैंने पहले ही बोला था ना, आप लोग भी पहले कर लो, मैं भी पहले कर। मैचम मैच करेंगे फिर अपन, मैचम मैच। 5 5 10 20 20 और ये 31 4 27,000। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखा मेरा शॉर्टकट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट OPWC। अब डेटा डिक्रीज हो रहे थे क्या? हाँ हाँ, 40 से 35। 5,000 रुपए को ऐड करना है, सिंपल। करंट लायबिलिटी क्या हो रहे थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। 2,000 रुपए को माइनस, मतलब नेट 3,000 रुपए ऐड। ये तो मेरा लकी नंबर आ गया 30। तो आंसर आ गया प्लस में। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर देख लो आंखों से, मैच करो तुम्हारा सही हुआ है कि नहीं हुआ। कर लिया ना? चलो अगला क्वेश्चन मेरा रेडी है। आराम से क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो। नेट प्रॉफिट दिया है, डिफरेंस ले लो आराम से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट से अटैक किया करो।
तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं। अब मैं प्रेजेंटेशन को साइड में रख के सिर्फ प्लस माइनस वाली फिगर कर रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आए। नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 4 लाख माइनस 5 लाख करेंगे कि 5 लाख माइनस 4 लाख। क्लोजिंग 2025 वाला क्लोजिंग होता है, लेटेस्ट वाला क्लोजिंग है उल्टा। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 4 लाख कितने हो गए? 1 लाख रुपए। मानते? हाँ सर मानते। नेट प्रॉफिट का क्रियाक्रम कर दिया हमने। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट भी हैं। जैसे ये लिखा है 10% डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, पैसा उठाया है अपन ने, डिवेंचर लोन एक तरीके का, ओके। अब 30,000 से 1 लाख हो गए, मतलब आपके डिवेंचर्स बढ़ गए ना, इंक्रीज हो गए ना आपके डिवेंचर। मानते हो? हाँ। तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, इसमें हम क्या करें? अरे भैया इनको इंटरेस्ट तो पे किया होगा। अब इंटरेस्ट के बारे में एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करोगे ही नहीं? डिबेंचर को तो मैंडेटरी इन इंटरेस्ट पे करना। तो ये डिबेंचर किस पे इंटरेस्ट दे, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे? भाई ये देखना पड़ेगा साल भर ज्यादातर कौन से थे। डिबेंचर इशूड ऑन 31/3/25, मतलब ये जो 70,000 रुपए डिबेंचर बढ़े 30 से लेकर 1,70,000 जो बढ़े हैं ना, आखिरी दिन में बढ़े, आखिरी दिन में। तो मतलब पूरे टाइम डिबेंचर्स कितने थे? 30,000 ही। आखिरी दिन तुमने डिबेंचर इशू किए हैं 70,000, तो क्या उनको एक दिन का भी इंटरेस्ट दे दोगे क्या? 1 घंटे हो सकता है, 1 घंटे पहले इशू किया हो बैलेंस शीट बनने से पहले, इसलिए नहीं। 30,000 पे इंटरेस्ट जाएगा, 30,000 पे 10% इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट से अपन ने क्या किया होगा पहले? माइनस, तो यहां पे क्या करेंगे अपन? ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट। राइटिंग गंदी आएगी, थोड़ा कंप्रोमाइज करना। सर ये ऐड क्यों किया? हमारा तो डिबेंचर इंटरेस्ट में पैसा गया होगा। भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस करेंगे ना, फाइनेंसिंग का आइटम है ना, डिबेंचर का हमने खेल कर दिया। ठीक, अब लिखा हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख से 1 लाख हो गए, रिडीम हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को हमने भगा दिया, पर कब भगाया है? 1/4/24 को, 1/4/24 को ही भगाया है। मतलब पूरे साल भर कितने रहे होंगे? बोलो, 1 लाख ही तो रहे होंगे। भाई 2 लाख थे, 1/4/24 को ही हमने 1 लाख वालों को भगा दिया। तो अब 1/4/24 से 31/3/25 तक 1 लाख ही तो प्रेफरेंस शेयर्स थे, उन्हीं को तो डिविडेंड दोगे 9%। हाँ सर, तो डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स 9,000। 1 लाख रुपए कैसे आए? ये डिफरेंस का नहीं आया है। 2 लाख रुपए थे पिछले साल, 1/4/24 को ही हमने 1 लाख रुपए को और रिडीम कर दिया, वापस पैसे दे दिए, तो साल भर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने पड़े होंगे? 1 लाख। इन्हीं को डिविडेंड देंगे ना जो साल भर हमारे यहाँ टिके हुए हैं 9% के रेट से, 9,000 रुपए। डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां माइनस कर देंगे, यहां ऐड कर देंगे, सिंपल। ये 2 आइटम हमने कर दिए हैं। मैं प्लीज बोल रहा हूं सीक्वेंस में मैंने नहीं किया है, सीक्वेंस में नहीं किया है इस बार। डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो। इस बार जिस हिसाब से आप लोग करते हो ना, उस हिसाब से ही सम कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, आंसर जल्दी जल्दी निकले भैया। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए मैंने क्या बताया था? नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल वाला हमने पे किया होगा, इस साल वाला हमने क्रिएट किया होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 वाला क्रिएट किया है, हाँ, और माइनस टैक्स पेड। वैसे तो ये सबसे माइनस लास्ट में होता है, पर अभी आंसर निकालने के लिए हम फॉर्मेट को नहीं याद रख रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कम ज्यादा हो जाए ये कोशिश थी। तो कहां गया भाई? 30,000 रुपए इस बार हमने पे किए होंगे। पहला आइटम माइनस का मिला है, भगवान की कृपा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने कर दिया। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाली इस साल पे करी होगी ना, ये वाली तो हम लोग और अगले साल फाइनेंशियल ईयर पे करेंगे ना, याद है ना? एजीएम 6 महीने बैलेंस शीट डेट, ठीक है। पिछले साल वाली को हमेशा कंसीडर करना, इसको तो कंसीडर कहीं करना ही नहीं। प्रपोज डिविडेंड को करंट ईयर वाले को कहीं कंसीडर करना ही नहीं है। तो 20,000 माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड, 20,000 माइनस जो करंट ईयर में पे करी है, इसका भी हमने खेल कर दिया। अब बचा है डेटर। डेटर भाई 25 से 40 हो रहे हैं, डेटर से पैसा आ गया होगा, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, तो ऐड होते हैं डेटर। कितने थे भैया? डेटर हमारे थे 15,000, 15,000।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी को पैसा दिया होगा, हमें इंटरेस्ट मिला। पैसा देना मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये तो इन्वेस्टमेंट के घर का है, वहां ऐड करेंगे। यहां क्या कर रहा है, यहां क्या कर रहा है, देखो यहां से माइनस करेंगे तभी तो वहां से ऐड होगा, यहां से निकालेंगे तभी तो वहां ऐड होगा। वाह सर, क्या तो निकाला और एडॉप्शन चल रहा है यहाँ पे। ऐसा ही है बॉस, सारी चीज हमने कर ली है, कोई चीज नहीं छोड़ी है हमने। तो याद रखना, पेपर में ये फॉर्मेट मत कर लेना। हाँ, पेपर में ये फॉर्मेट नहीं करना है। सर कैलकुलेटर से इतना टाइम क्या करें यार, अब ठीक है चलता है, प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो मैंने कोशिश क्या करी है, सारी वैरायटी की एडजस्टमेंट्स ले ली, जहां जहां लेजर बनना था वो भी आपको सिखा दिया, मशीन प्रोविजन भी सिखा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी सिखा दिया, गुडविल जनरल रिजर्व इनकी बातें भी बता दी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी जो भी हरकतें होती हैं डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स को लेके वो भी मैंने हरकत आपके सामने बता दी। इसलिए ऐसा किया है कि आपको सारे एडजस्टमेंट्स करने आ जाए। मेरे को भी मालूम है ये 2-3 सम से पेट नहीं भरा होगा आपका, और आपको कंसेप्ट सॉलिड हो गए होंगे। अब आप कोई भी किताब उठाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सिर्फ क्वेश्चन लगा और कुछ नहीं। अब जब मैं अगले लेक्चर में इन्वेस्टिंग में मिलूंगा ना, तो ऑपरेटिंग भी साथ में करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग को साथ में लेके चलेंगे। चमत्कार, फिर से रिवीजन हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप लेक्चर आराम से देख के करो। ये सारे सम करो, क्वेश्चन को पॉज करके खुद आंसर करो और फिर आंसर को मैच करो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना तो खूब सारा ख्याल रखना, माँ बाप का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कीमती चीजें तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा माँ बाप, उन्हीं का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। पढ़ाई करके भी उनका ख्याल कर सकते हैं, वैसे तो अपन करते ही करते हैं, पर ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना, मतलब ज्यादा ख्याल कर रहे हो आप माँ बाप का। ठीक है, चलिए लाइक शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, दूसरों को ये लेक्चर शेयर करते रहो। जय श्री राम।